हेलो 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 हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 729 माइन कैलेंडर 1। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करे चलते वीडियो की तरफ और समझते इसका पूरा इंट्यूशन थॉट प्रोसेस एंड क्या क्या इस क्वेश्चन में लगना चाहिए था और कैसा तुमको इसका अप्रोच रखना चाहिए था। तो चलो चलते अपने कोड की तरफ। ओके, तो अब अपना बोर्ड खुल गया है। बोर्ड में पेन चेंज कर लेते फटाक से। अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते क्वेश्चन क्या होने वाला है और हाँ, ये वीडियो अपन शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी हद तक कुछ खास करना नहीं था। इसलिए इसके अंदर काफी मतलब बस एक बार तुम देख लो कि क्या क्या चीजें कैसे वर्क कर रही है, तो तुम लोग खुद ही इसको इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या बोला, यू आर इंप्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम टू यूज एज योर कैलेंडर। ओके, वी कैन ऐड अ न्यू इवेंट इफ एडिंग द इवेंट विल नॉट कॉज अ डबल बुकिंग। ओके, तो अपन ने बोला कि अपन को एक कैलेंडर बनाना है। ठीक है, कैलेंडर बनाना है तो कैलेंडर तुमको बनाना है, ऐसा कैलेंडर बनाना है और उसके अंदर तुमको एक इंटरवल्स देना है। इंटरवल्स देना है मतलब जैसे कि 1 से लेके 2 तारीख तक, फिर 4 से लेके 5 तारीख तक, ऐसे इंटरवल्स देना है। ठीक है, इंटरवल्स देने के बाद क्या करना है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए। डबल बुकिंग मतलब क्या होता है, आप डबल बुकिंग मतलब समझते हैं। और डबल बुकिंग हैपेंस व्हेन टू इवेंट्स has some non-empty intersection, that is some moment is common to both event। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब ये है कि जैसे कि यही बात बोल रही है कि जैसे मान लो कि तुम 1 से लेके 10 तारीख के बीच में बिजी हो, 1 से लेके 10 तारीख के बीच में बिजी थे। अब तुमको एक 2 से लेके 5 तारीख के बीच में भी तुमने कुछ डाल दिया। 1 से लेके 10 तारीख के बीच में बिजी थे, अब तुमको बोला कि 2 से लेके 5 तक में भी एक असाइनमेंट सबमिट करना है तुमको। एक असाइनमेंट मान लो एक टीचर ने तुमको दिया था कि वो 1 से लेके 10 तक में करना था, और दूसरा एक और असाइनमेंट मिल गया, वो बोल दिया कि 2 से लेके 5 तक करना है। अगर मतलब अगर तुमको कोई करंट असाइनमेंट नहीं है, तुम्हारी टीचर ने बोला कि टीचर 2 जो थी तुमने तुमको बोला कि तुम्हारे पास अगर कोई करंट असाइनमेंट नहीं है, इस टाइम के अराउंड कोई करंट असाइनमेंट नहीं है, तो तुम क्या करोगे, वो असाइनमेंट करोगे, उसका असाइनमेंट मतलब T2 का असाइनमेंट करोगे। लेकिन तो अगर उन्हें 2 से 5 देती, 1 से 10 में तुमको असाइनमेंट पहले मिल चुका है, अब 2 से 5 बाद में आया, तो अब तुम ये असाइनमेंट नहीं करोगे, ये वाला असाइनमेंट करोगे। ठीक, अगर T2 तुमको पहले असाइनमेंट दे देती तो T2 2 से 5 पहले असाइनमेंट तुम्हारा आ जाता, 2 से 5 पहले आ जाता, तो फिर तुम्हारा T1 जो रहती वो देती कि तुमको 1 से 10 के बीच में असाइनमेंट देना है, तो तुम उसको बोल देते कि T2 से 5 में एक असाइनमेंट है, तो मैं उस असाइनमेंट को सबमिट मतलब 1 से 10 वाले असाइनमेंट को सबमिट नहीं करूंगा। तो काफी हद तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा ये चीज क्या बोलना चाह रहे हो। ओके भैया, ये चीज थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई या फिर काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी, द इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ इंटीजर स्टार्ट एंड एंड दैट represent a booking on the half open interval start and end, the range of real number x such that start is less than equal to x and end। इसका मतलब क्या भैया, ये अजीब सी बात है एकदम से, आपने क्या इंग्लिश बोल दी, ये क्या बता दो, एक बार समझा दो। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अपन को जो स्टार्ट दो, अपन को ये स्टार्ट और एंड इंटरवल बीच बीच में देते जाएंगे। जब भी अपना बुक फंक्शन कॉल होगा, बुक फंक्शन कॉल होगा, तो वो अपन को 2 वैल्यू देंगे, एक स्टार्ट और एक एंड। तो स्टार्ट और एंड क्या होगी भैया, एक स्टार्ट मतलब कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब वो इवेंट 1 तारीख को तुमने स्टार्ट करा था और 10 तारीख तुम्हें डेडलाइन थी, 10 तुमको इससे पहले कंप्लीट करना था, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 10 को तो सबमिशन है। ठीक है, तो फिर 10 को तुम फ्री होगा, अब 10 को तुमको एक नया असाइनमेंट मिल सकता है जो तुमको 12 तारीख तक करना है। ठीक, तो यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है और ये चीज इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करंट डेट है ना, मतलब जो 10 तारीख की सबमिशन वाली डेट थी असाइनमेंट की, वो सेम हो सकती है, लेकिन बीच में सेम नहीं हो सकती। ये वाली बीच में इसके अंदर कुछ असाइनमेंट नहीं आ सकता। ठीक, अब तुमको असाइनमेंट के एग्जांपल से काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, ये बुकिंग वाला सिस्टम। ओके भैया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल में जो देके रखा था उससे समझते हैं। ठीक है, मान लो कि पहले 10 से लेके 20 तक में तुमको एक असाइनमेंट दे दिया एक टीचर ने। ठीक, अब दूसरा असाइनमेंट आया 15 से लेके 25 तक, तो भैया मैं इस असाइनमेंट को कर पाऊंगा कि दूसरे असाइनमेंट को नहीं, तुम इस असाइनमेंट को नहीं कर पाओगे क्योंकि 10 से 20 तक में तुम ऑलरेडी बिजी हो। अब तुमको नेक्स्ट असाइनमेंट 20 या 20 के बाद ले सकते हो या 10 के पहले ले सकते हो। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो तुमने इसके लिए तो ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास कुछ असाइनमेंट आया नहीं है, पहला असाइनमेंट था तो हमेशा ट्रू रहेगा। ओके भैया, ये चीज समझ में आई। अब सेकंड असाइनमेंट पे गए तो सेकंड असाइनमेंट का भी मैंने बताया फॉल्स होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास 10 से लेके 20 तक में अभी एक असाइनमेंट पड़ा हुआ है। ठीक, अब ये चीज समझ में आ गई भैया। 20 से लेके 30 तक चालू हुआ, तो हाँ देखो, तो 10 से लेके 20 तक में अब तुम्हारे 20 तारीख को तुमने सबमिशन कर दिया, तुम नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए तैयार हो आज, और फिर तुम 20 से लेके जाओगे कहां तक, 20 से लेके गए तुम 30 तक। ठीक, तो 10 से लेके 20 तक यहाँ पे 20 पे खत्म हुआ, फिर 20 से तुम गए आगे कंटिन्यू करा तुमने 30 तक। अब पर 20 से 30 तक में कुछ कोई सा असाइनमेंट नहीं दे सकते हो, 10 से 20 तक में कोई सा असाइनमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज है, तो ये वाली चीज क्या ट्रू हो जाएगी भैया, हाँ ये चीज ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी ना, अभी समझाया। तो ये देखो ये वाली चीज रिटर्न हो जाएगी। ओके भैया, अब अपन समझते हैं अब इसके अंदर क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंप्लीमेंट द माई क्लास कैलेंडर। मतलब अपन को क्लास का अपन को इसमें बोला है कि अपन तुमको क्लास से इंप्लीमेंट करना है जिसके अंदर वो तुमको मल्टीपल टाइम्स बुकिंग अलग अलग देंगे, मतलब स्टार्ट और एंड डेट देंगे और
जो फंक्शन रहेगा ना वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, और फिर फाइनली वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक, तो भैया ये यहाँ पे माई कैलेंडर क्या लिखा हुआ है, माई कैलेंडर एक कंस्ट्रक्टर होता है, जब भी तुम क्लास को कॉल करते हो ना तो वो हमेशा एक बार सिंगली कॉल होगा, बस एक बार, तो हमेशा वो एम्प्टी रहेगा, तो तुम उसको हमेशा इग्नोर करो, इस चीज को हमेशा इग्नोर करो। तुमको सिर्फ ये देखना कि ये फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, कहाँ पे कॉल हो रहा है और इसमें क्या वैल्यू जा रही है। ठीक, इसको इग्नोर कर सकते हो, इसका कुछ काम ही नहीं है, तो ये हमेशा पहली वैल्यू तो नल ही जाएगी, हमेशा नल रहेगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम समझो अब अपन समझेंगे ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। ठीक, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक, तो देखो, तो अपन चेक करेंगे कि कब दो पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, मान लो कि तुम्हारे पास एक्स वाई पॉइंट था और ए बी पॉइंट था। ठीक, तो एक्स वाई ए बी के साथ कब ओवरलैप करेगा, ये देखो कि जब जो तुम्हारा, ये देखो, जब जो अपना ए है ना, ए वाई से छोटा हो जाए, ए वाई से छोटा हो जाए, और जो बी है वो एक्स से बड़ा हो जाए। देखो अब यहाँ पे देखो, अगर बी एक्स से बड़ा रहेगा तो इससे तुमको पता है कि वो हमेशा इसके बाहर ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एक्स से बड़ा यहाँ पे एक साइड है बी, इससे बड़े की साइड पे है, तो ए यहाँ पे हो जाए, 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 कोई फर्क पड़ेगा क्या तुमको? ओवरलैपिंग हमेशा रहेगी, क्योंकि तुमने ए यहाँ पे होगा तो ऑफकोर्स नहीं होगी ओवरलैपिंग, क्योंकि अपन ने ये बोला है ना कि देखो ए हमेशा वाई से छोटा रहेगा। ए वाई से छोटा है मतलब ए इस जगह पे कहीं पे भी आ जाए, ए इस जगह पे कहीं पे भी आ जाए, और बी इस जगह से वाई एक्स से बड़े पे कहीं पे भी आ जाए, तो इस कंडीशन पे ओवरलैप होगा। ठीक, थोड़ा समझ में आया, ओके। अपन एक और कंडीशन देखते हैं, हो सकता है कि जो ए है वो इधर खसक जाए और बी अंदर की साइड खसक जाए। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या कंडीशन होगी भैया, तो मान लो कि बी अभी भी एक्स से बस बड़ा होना चाहिए। अगर बी एक्स से बड़ा है मतलब कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट से बी बड़ा है इसका एंडिंग पॉइंट, तो ओवरलैपिंग के चांसेस है, 100% है। ठीक, और अपन को बस ये चेक करना है कि जो ए है वो क्या वाई से छोटा है। ए ऐसा हो सकता है ना वाई से बाहर की साइड आ जाए या फिर कभी आगे पीछे इंटरवल दे दे, तो इस केस में देखो, तो ए हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, वाई से। ठीक, ये बात समझ में आ गई भैया, ये बात समझ में आ गई। अब भैया आपने बोला है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल सेम हो गई। हाँ, तो ये सेम ही कंडीशन है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। ये मैंने इसलिए अलग अलग लिखी ताकि तुमको समझ में आए कि कंसेप्ट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। अब मान लो कि भैया जो ए वी का इंटरवल है उसने पूरे को कवर कर लिया, जो एक्स वाई था उसको पूरा को कवर कर लिया तो ऐसी कंडीशन में तो हमेशा ओवरलैप होगा। हाँ देखो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ओवरलैप होगा जिसमें ए क्या है, जो एक्स से जो ए से बड़ा है, मतलब बड़ा ही रहेगा ना ऑफकोर्स। अंदर आने के लिए एक्स को बड़ा रहना पड़ेगा। नंबर लाइन देखो ना, 0 1 2 3, तो एक्स अगर यहाँ पे ए यहाँ पे है तभी तो ओवरलैपिंग होगा, तभी तो ये वाली चीज बड़ी होगी। और बी बड़ा हो गया तो इस केस में तो हमेशा ओवरलैपिंग होगी। इजी केस था ये तो। हाँ भैया समझ में आ गया। हो सकता है कि ये दोनों श्रिंक होकर अंदर आ जाए तो ऐसा केस बनेगा। हाँ भैया ऐसा केस बनेगा तो ये कंडीशन बनेगी, मतलब कि जो ए है वो बड़ा हो जाए एक्स से, देखो एक्स से बड़ा हो गया ए, और जो बी है वो छोटा हो जाए वाई से। ठीक है, तो अपना ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो तुमने चार कंडीशन अभी देखी, अब चार कंडीशन का एक बार कोड देख लेते फटाफट से। ठीक, अब देखो चार कंडीशन क्या बोली थी मैंने क्या बोली थी कि भैया सबसे पहले मैंने एक मैप डिक्लेयर कर दिया बाहर की साइड, अनऑर्डर्ड मैप, जिसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ये वाले 10 20 15 25। ठीक है, और फिर उसके बाद भैया जो फंक्शन कॉल करेंगे वो फंक्शन में अपन अपना कोड लिखेंगे। ठीक, तो कोड क्या लिखा भैया आपने, मैंने बोला अपन ब्रूट सोच रहे, ठीक है, पूरा ब्रूट सोच रहे, तो अपन ने बोला कि अपन जितने भी अपने पास अभी मैप में प्रेजेंट है इंटरवल्स, अपन उसके अंदर कंपेयर करेंगे ये चारों कंडीशन के साथ। ये चारों कंडीशन के साथ अगर किसी भी उसमें अगर ये चारों कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब कि वो दोनों पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे मतलब अपन उसको मैप में नहीं डालेंगे और अपना रिटर्न कर देंगे आंसर फॉल्स। समझे? देखो, तो ये चारों कंडीशन, जो अभी चारों कंडीशन समझाई ना, ये चारों कंडीशन यहाँ पे जो लिखी हुई ना, ये चारों कंडीशन ये वाली, इसी को मैंने सेम लिख दिया है कोड में। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में इतना समझ में आ गया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला मैंने मैप के ऊपर ट्रैवर्स करा, तो मैप की जगह वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, एरे यूज़ कर सकते हो, तो मतलब लिस्ट यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब नॉर्मल कुछ भी जिसके अंदर तुम है ना दो चीज़ स्टोर कर पाओ एक इंडेक्स के ऊपर, पेयर ऑफ पेयर, जैसे कि अपन स्टोर करवाते हैं ना वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मैप यूज़ कर सकते हो, सेट ऑफ पेयर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तुमको जो भी कंफर्टेबल हो। ठीक, मैंने मैप यूज़ करा क्योंकि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। तुमको जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है यू कैन यूज़ इट। ओके, तो अपन ने मैप पे ट्रैवर्स करा। अब अपने ए और बी पॉइंट आए, सेम देखो ए और बी पॉइंट आए, ये ए और बी पॉइंट है, और अपन ने उसके साथ अब जो एक्स और वाई अपने पॉइंट थे ना, ये वाले पॉइंट जो अपन को बाद में दिए, ये वाले पॉइंट कौन से भैया, ये वाले पॉइंट, ये वाले 10
और 20 ये बाद में आए, फिर ये वाले आए, तो इसका अपन सारे जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट थे मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे ना, अपन उनके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। तो अपन ने देखो अपन ने सेम कंडीशन सारी यूज करी है और फिर मैप में बस ट्रेवर्स करा है, मैप में ट्रेवर्स करा और फिर करंट पॉइंट को लिया, मैप में ट्रेवर्स करा और करंट पॉइंट को लिया, ट्रेवर्स करा फिर करंट पॉइंट को लिया। ओके, यहाँ तक भैया समझ में आ गया। और अगर मान लो कि एक भी कंडीशन में फॉल्स नहीं हुआ, मतलब एक भी कंडीशन इसमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो तुम क्या करोगे भैया, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम फिर बोल दोगे कि भैया इसको घुसेड़ दो मैप के अंदर, इसको मैप के अंदर, इस इंटरवल को मैं फ्री हूँ, इस टाइम में मेरे को कोई भी असाइनमेंट नहीं करना थे, मैं फ्री हूँ, मेरे को यहाँ पे घुसेड़ दो इस इंटरवल को और रिटर्न कर दो ट्रू को। तो मैप में तुम्हारा इंटरवल गया और रिटर्न कर दिया तुमने ट्रू को। ओके भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, अपन थोड़ा थोड़ा फास्ट करते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अपन ने समझा कि ओवरलैप कब हो रहे। अब एक इसका रिवर्स समझेंगे, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा भैया, अपन देखेंगे कि कब ओवरलैप दो कंडीशन नहीं हो रही, मतलब दो पॉइंट्स तुमको देख रखे एक्स वाई ए बी, तो ये दोनों कब ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक, ध्यान से सुनना, नहीं होंगे। अभी अपन ने क्या समझा था, होंगे। ओवरलैप कब होंगे, अभी आप समझेंगे कि अपन ओवरलैप कब नहीं हो रहे। ठीक, तो इसमें देखो, अब देखो दो पॉइंट देके रखे थे ए और बी। ठीक, ए और बी देके रखे, तो पहली कंडीशन में कब ओवरलैप नहीं होंगे, जब जो अपना एक्स है वो बी से स्टार्ट हो जाए और बी से स्टार्ट होकर कहीं पे भी चली जाए। ठीक, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा तो ये कभी ओवरलैप नहीं होंगे ना। अभी अपन ने समझा कि एक्स और बी सेम जगह पे हो सकते हैं, या फिर एक्स इसके आगे भी हो सकता है, ऑफकोर्सली आगे तो हो गई, और अगर सेम जगह पे भी हो सकता है, सेम वाला कंसेप्ट में बताता ना कि 10 से 20 तक में तुमको असाइनमेंट दिए, फिर 20 से 30 तक में तुमको असाइनमेंट देना है, तो दोनों ट्रू होगी, क्योंकि 20 को तुम्हारा एक एंड हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो तुम्हारी कंडीशन क्या बन जाएगी इजीली, कि जब भी तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाए तो तुम रिटर्न ट्रू कर दो। समझ रहे हो, ये इजी कंडीशन थी, बहुत इजी कंडीशन थी, काफी इजी थी, जब ओवरलैप नहीं हो रही तो काफी इजी थी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो y है वो a के पहले आ रहा हो, मतलब जब तुम्हारा दूसरा इवेंट चालू ही हुआ उसके पहले तुम्हारा y वाला इवेंट खत्म हो जाए। समझ रहे हो, मतलब जब x चालू हुआ और y पहले ही खत्म हो गया, जब तुम्हारा वो चालू हुआ वो a से b वाला इवेंट, उसके पहले y खत्म हो गया। तो y अगर लेस देन इक्वल टू है तो ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो भैया अगर मैं इसका रिवर्स देखूं, इसका इन दोनों का रिवर्स देखूं, इन दोनों का रिवर्स देखूं, मतलब कि एक्स अगर लेस देन बी है और वाई अगर हाँ देखो ना, ऐसी कंडीशन ही हो रही ना कि अगर इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स ये होगा कि ये वाली कंडीशन, इसका रिवर्स ये होगा कि बी बड़ा हो जाए एक्स से, या फिर इस वाले का रिवर्स क्या होगा, इस वाले का रिवर्स होगा कि वाई बड़ा हो जाए अपना ए से। ठीक, तो ऐसा कुछ कंडीशन अगर हो जाए तो अपना रिवर्स मतलब फॉल्स, मतलब नॉन ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी, नॉन ओवरलैप की कंडीशन बन जाएगी। मतलब जब अपन ने ऊपर इतनी सारी कंडीशन पढ़ी तो भैया इसका अपन रिवर्स करेंगे इसी कंसेप्ट का, तो क्या ऊपर वाली कंडीशन बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। पर अपन ने इसको क्यों पढ़ा भैया, ताकि तुमको इजीली समझ में आए कि हाउ द ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर वर्किंग। अब तुमको काफी ये वाला जो सेकंड केस था उससे तुमको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे तुम्हारा ओवरलैपिंग वर्क कर रहा है। ठीक, ओवरलैप कब हो रहा था, ओवरलैप कब नहीं हो रहा था। ठीक है, ओके। तो भैया अपन सेकंड कोड पे चलते हैं। देखो तो सेकंड कोड काफी तुम्हारे लिए इजी होगा, काफी छोटा होगा। कैसे भैया, मैंने सेम मैप डिक्लेयर करा, ओके, फिर मैप में मैंने फंक्शन में क्या डिक्लेयर करा, वापस मैंने लूप जो मैप के ऊपर ट्रैवर्स करा। ठीक, यहाँ पे मैंने मैप के ऊपर ट्रैवर्स करा, मैप में ट्रैवर्स करने के बाद मैंने सेम कंडीशन बोली कि देखो ये वाली सेम कंडीशन बोली कि x या ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। ठीक है, ये वाली है, या फिर y इज लेस देन इक्वल टू a है, क्या ये वाला है। अगर ये दोनों देखो, अब देखो ये दोनों अगर ट्रू हो, भैया आपने बोला था ये दोनों अगर ट्रू है तो अपना ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ सही बात, समझे, अगर ये दोनों ट्रू है तो ये ओवरलैपिंग नहीं है ना। तो लेकिन भैया इसमें तो आपने रिटर्न फॉल्स कर दिया, फिर अगर ये ओवरलैपिंग नहीं थे तो आपने इसमें रिटर्न फॉल्स क्यों करा। तो देखो इसमें रिटर्न इसलिए फॉल करा अपन ने क्योंकि अपन ने यहाँ पे लगा के रखा नेगोशिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये कंडीशन आ रही है ना, इसका रिवर्स ट्रू होना चाहिए, इस पूरे का रिवर्स ट्रू होना चाहिए। ये चीज बोली थी ना मैंने कि इन दोनों की जो भी कंडीशन आई, इनका रिवर्स क्या होगा, इनका नेगोशिएशन, मतलब इनका रिवर्स क्या होगा, ओवरलैपिंग। इसका रिवर्स तो अभी ये ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप कर रहे, ठीक, तो इसका रिवर्स होगा ओवरलैप, और इसको ओवरलैप करेंगे मतलब दो भी पॉइंट है, दो अपने जो भी दो पॉइंट है वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। इसकी जगह तुम भैया, इसकी जगह में क्या ये भी लिख सकता था क्या, इफ एक्स इज, देखो अपने यहाँ पे डिराइव करी थी ना कि एक्स इज लेस देन बी हो जाए और जो y है या फिर ग्रेटर देन ए हो जाए। क्या भैया ये भी लिख सकते थे क्या, हाँ
तुम ये भी कंडीशन लिख सकते थे, सिर्फ एक सिंगल कंडीशन ये वाली भी लिख सकते थे या फिर ये वाली भी लिख सकते थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अपन ने अगर इनमें से कुछ भी वही सेम बात, अगर एक बार भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ मतलब कि अपना जो करंट इंटरवल जो उन्होंने दिया है, जो पास करा है यहाँ पे, वो वैलिड है और अपन उसको मैप में डाल सकते हैं। ओके भैया, यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया है मेरे को। अब ओवरलैप, देखो ओवरलैप का कंसेप्ट काफ़ी हद तक यूज़ होता है कभी भी, जैसे कि जो ज्योमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसके अंदर सीधे सीधे कंसेप्ट यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो पॉइंट्स के ओवरलैपिंग, स्क्वायर के ओवरलैपिंग काफ़ी हद तक आते बार बार। लीड कोड पे तुम कॉन्टेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ज्योमेट्रिक टाइप में, तो उसमें काफ़ी तुमको देखने को मिलेगा ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग, ठीक। ओके ओके, अपन अपनी लास्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते फटाफट से। अनदर अप्रोच यूजिंग बाइनरी सर्च। भैया बाइनरी सर्च क्यों सोचा, अब अपन उसको थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी नोटिस दैट इंटरवल्स वी आर गेटिंग आर इन सम नंबर्स एंड आर ऑलवेज इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू गेट इनटू द वैलिड इंटरवल्स। ओके भैया, ये जल्दी जल्दी इंग्लिश क्या बोल दिया आपने, देखो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो, मान लो कि अपने जो भी इंटरवल्स आ रहे थे, ठीक, वो इंटरवल्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक। डिस्टिंक्ट होना चाहिए तभी तो एक वैलिड इंटरवल होगा। अगर डिस्टिंक्ट नहीं हो रहे थे, मतलब ओवल अंदर आ रहे थे, मतलब मान लो कि किसी किसी तुम्हारी 10 से लेके 20 तक में तुमको जो असाइनमेंट था उसके अंदर यहाँ पे और फिर मान लो कि 11 को एक असाइनमेंट दूसरा मिल रहा था जो 19 तक में करना था, तो ये असाइनमेंट तो तुम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि अभी करंट असाइनमेंट में तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो जब भी तुम्हारे पास जैसे एलिमेंट जो आ रहे, मतलब वो 10 से 20 आएगा, फिर जब फ्री रहोगे तो तुम 20 के बाद फ्री रहोगे, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि 10 से 20, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 20 से 30, फिर इसके बाद मान लो कि वो 30 से 35, ठीक। तो अपने तुम देख रहे हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब तुम यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग करके तुम सीधे एलिमेंट इंटरवल फाइंड कर सकते हो, ऐसा इंटरवल जो तुम्हारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। मतलब तुमने डायरेक्ट डेट फाइंड कर ली, मान लो कि तुमने एक साइड शेड्यूल बनाया कि 10 से 20 तक में बिजी हो, फिर 21 से तुम 30 तारीख तक में बिजी थे, तो तुम सीधे बोल दो ना कि मैं, मान लो कि अब तुमको बोला कि 20 से 20 को मेरे को एक असाइनमेंट देना 20 से 20 में, तब तुम सीधे बोल दोगे कि मैं क्या 20 तारीख को फ्री हूँ, 20 तारीख को फ्री हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं ऐसा एक एलिमेंट मतलब नेक्स्ट ऐसा फाइंड कर लूँ कि 20 के बाद जस्ट ऐसा कोई सा दिन जिस दिन मैं बिजी हूँ, तो 21 तारीख आया, मतलब 21 तारीख को मैं बिजी हूँ नेक्स्ट, पर 21 से पहले तो फ्री हो ना 20 को। ओके, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, अभी अभी आगे समझेंगे एग्जांपल से अच्छे से, तो काफ़ी क्लियर होगा, ठीक। ओके, तब इसमें बाइनरी सर्च, अब थोड़ा सा, अब देखो बाइनरी सर्च का कंसेप्ट अगर आता है तो थोड़ा सा स्किप कर दो, थोड़ा सा स्किप करके नीचे चले जाना। बाइनरी सर्च थोड़ा थोड़ा समझते क्या होता है, ठीक। अपन बाइनरी सर्च को और अच्छे से डीप में समझेंगे अपनी द कंसेप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर। अभी स्टिल अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो ऊपर से। तुम बाइनरी सर्च को एज अ ब्लैक बॉक्स मान लो। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, मतलब कि जो तुमको बस रिजल्ट दे रहा है, ठीक, रिजल्ट देगा, जो तुम उसमें कुछ इनपुट दोगे वो तुमको रिजल्ट देगा। ओके ओके भैया, अभी तक यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया। ओके, तो इट कैन फाइंड सम टारगेटेड एलिमेंट इन लॉग ऑफ एन टाइम। इसका मतलब क्या भैया, अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुमको कोई एलिमेंट फाइंड करना, कोई एरे देके रखा 1 2 3 4, तो उसमें तुमको 3 को फाइंड करना था, तो तुम लीनियर ट्रेवर्स करोगे बिग ऑफ एन में, है ना। तो लीनियर ट्रेवर्स करके तुम फाइंड करते हो, पर जो बाइनरी सर्च होती है ना, तो वो 3 को क्या करेगी, 1 2 3 4, है ना, लॉग एन में टाइम, लॉग ऑफ एन में फाइंड कर देगी तुम्हारे लिए, ठीक, लॉग ऑफ एन में फाइंड कर देगी। ओके, तो लॉग ऑफ एन तुमको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। ओके, अब इसके कुछ वेरिएंट होते हैं, इसके 2 वेरिएंट होते हैं जनरली, ठीक है। अभी इसको नॉलेज ले लो, नॉलेज के लिए रखो, मतलब थोड़ा थोड़ा देखो, अभी नया नया तुमने देखा होगा तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन बस कंसेप्ट को समझने का थोड़ा ट्राई करो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो देखो इसके 2 वेरिएंट क्या होते हैं। पहला वेरिएंट होता है कि अपन को जस्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना, जो भी करंट एलिमेंट है ना, मतलब मान लो कि 1 2 3 4 देके रखा है, अब तुमको बोला है कि जो 2 है, 2 से कोई बड़ा एलिमेंट फाइंड करो, तो 2 से बड़ा एलिमेंट 3 है, तो इसके लिए फाइंड हो सकता है। अब मान लो तुमको एक एलिमेंट दिख रहा है 1 3 4, ऐसा एक एरे देके रखा है, अब तुमको बोला कि 2 से कोई छोटा एलिमेंट फाइंड करो, तो 2 से छोटा एलिमेंट 1 है, तो तुम ये रिटर्न करना चाहते हो ना। तो ये 2 चीज के लिए यूज होता है बाइनरी सर्च, ठीक। तो तुमने क्या चीज, 3 चीज सीख ली टोटल, कि अगर तुमको कोई टारगेटेड एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, 3 को फाइंड करना था, या फिर 3 से कोई छोटा फाइंड करना था, या 3 से कोई बड़ा फाइंड करना था, ठीक। तो इन 3 काम के लिए बाइनरी सर्च लगेगी, ठीक है। अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, हाँ भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, बाइनरी सर्च जब भी तुम एरे, वेक्टर या फिर कहीं पे भी लगाते हो मैप सेट के अंदर, तो तुमको क्या करना है, सॉर्टेड होना चाहिए, वो हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बाइनरी सर्च फेल हो जाएगी, ठीक। इसलिए अपन को सॉर्टेड फंक्शन का यूज करना पड़ता है जब भी, अगर तुमको बाइनरी सर्च लगाना, मतलब एरे सॉर्ट हो जाना चाहिए,
ठीक, ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब अपन को बाइनरी सर्च यूज़ करना समझेंगे, ठीक है। तो हाउ टू यूज़ बाइनरी सर्च, देखो अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, मैं अभी बोल दिया कि द कंसेप्ट सीरीज में अपन इम्प्लीमेंटेशन कवर कर लेंगे, पर अभी अपन क्या बोलेंगे कि इनबिल्ट फंक्शन अपन यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च के लिए भी इनबिल्ट फंक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी यूज़ होता है ये, इसलिए सी प्लस प्लस वालों ने इसका इनबिल्ट फंक्शन ही बना दिया। ओके, तो क्या होता है भैया, लोअर बाउंड होता है, अपर बाउंड होता है भैया, पर मैं तो सी प्लस प्लस नहीं यूज करता हूँ। तो देखो पाइथन में बाइसेक्ट करके कुछ होता है, वो यूज होता है, बाइसेक्ट लेफ्ट बाइसेक्ट राइट करके कुछ होता है, वो यूज होता है पाइथन के लिए। और जावा के अंदर होता है सील एंट्री या फ्लोर एंट्री करके यूज होता है। तो तुम इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, डीप जा सकते हो किसी भी आर्टिकल को रिफर करके। ओके, तो ठीक है, तुम कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखो लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड ऐसा होता है वो जस्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करता है, जस्ट ग्रेटर या इक्वल टू, मतलब मान लो कि तुमको अभी दिया था ना यहाँ पे 1 3 4, और तुमने बोला कि 2 एक तुम्हारा एलिमेंट है, तुमको 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट फाइंड करना था। मतलब कि 1 3 4 देके रखा, तुमको बोला है कि जो एलिमेंट है तुम्हारा वो है 2। अब भैया इसके अंदर तुमने अपर बाउंड लगाया, तो अपर बाउंड लगाया तो क्या होगा, सॉरी लोअर बाउंड लगाया तो क्या होगा, वो 3 का पॉइंटर रिटर्न करेगा, 3 का पॉइंटर रिटर्न करेगा। भैया इसका मतलब क्या कि वो 3 का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, लोअर बाउंड 3 का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, मतलब कि वो आइटरेटर रिटर्न करता है कि 3 को पॉइंट कर रहा है वो, ठीक, पॉइंटर रिटर्न करेगा। ऐसा आइटरेटर क्या होता है, जो पॉइंट करता है, इसे पॉइंट करता है, मतलब एलिमेंट इटसेल्फ नहीं रिटर्न करेगा, पॉइंटर्स रिटर्न करता है, ठीक, ये दोनों पॉइंटर्स रिटर्न करते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा ही समझो, थोड़ा थोड़ा उसको ग्रास्प करने की कोशिश करो कंसेप्ट को। ओके, अब अपन आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, नेक्स्ट पे चलते, एग्जाम्पल समझेंगे, फिर एग्जाम्पल में तुमको काफ़ी हद तक क्लियर होने वाला है ये चीज़ें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके ओके, तो अब देखो, और हाँ अपर बाउंड भी, तो अपर बाउंड इसका उल्टा काम करता है। अपर बाउंड कैसा काम करेगा, अपर बाउंड फाइंड करेगा, जैसे कि अपर बाउंड तुमने 2 सेम एलिमेंट 2 था, तुमने 2 इसके ऊपर तुमने ये अपर बाउंड लगा दिया एलिमेंट 2 के ऊपर, इस एरे के ऊपर, तो क्या वो रिटर्न करेगा, इसका पॉइंटर रिटर्न करेगा 1 का, क्योंकि वो लेसर, जस्ट लेसर वैल्यू है ना, वो 1 है, तो 1 की पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक, ओके भैया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करो। ओके, अब थोड़ा सा और समझते, थोड़ा सा और डीप जाते। अब देखो एक एरे देके रखा, मान लो 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7। ओके भैया, अब अपन को बोला है कि एलिमेंट दिया 4, अब अपन ने 4 में अपन को लोअर बाउंड लगाना था, ठीक है, तो 4 में अपन ने लोअर बाउंड लगाया, तो क्या तुम्हारे हिसाब से आना चाहिए, लोअर बाउंड में क्या बोला था, जस्ट ग्रेटर या फिर इक्वल टू एलिमेंट देता है, तो जस्ट ग्रेटर क्या है 5, तो क्या भैया इसमें वो 5 का पॉइंटर देगा, हाँ, तो इसमें क्या रिटर्न करेगा वो 5 का पॉइंटर। और तुम 5 का पॉइंटर को, अब जब भी पॉइंटर को या आइटरेटर को स्टोर करवाना है तो ऑटो कीवर्ड का यूज होता है, हमेशा याद रखना। अभी अपन आगे समझेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि ऑटो कीवर्ड यूज होगा जब भी तुमको पॉइंटर को स्टोर करवाना है। तो तुमने जब ए जो तुम्हारा वेक्टर था, ये एरे मान लो या वेक्टर मान लो, जो भी तुमको ईज टू अंडरस्टैंड लगे, लिस्ट भी मान लो, जो भी मानना है, बस सॉर्टेड है वो, ठीक। तो इसमें तुमने लगाया लोअर बाउंड, यहाँ पे देखो लोअर बाउंड लगाया, तो इसने आइटरेटर क्या रिटर्न करेगा, इसका रिटर्न करेगा आइटरेटर 5 का, तो पीटीआर में अब क्या जाएगा, पीटीआर इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पॉइंटर कैसे वर्क कर रहा है। ओके ओके सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपन समझेगी कि जो अपने को करंट क्वेश्चन में इंटरवल्स देके रखे थे, अपन उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा के कैसे और इसको ऑप्टिमाइजली सॉल्व कर पा रहे हैं, अपन वो चीज समझते। ठीक, तो इन गिवन क्वेश्चन वी हैड गिवन द सेट ऑफ पेयर्स। ओके भैया, अपन को सेट ऑफ पेयर्स देके रखे थे, तो मैंने अभी वापस बोला कि तुम इसमें मैप, मैंने करंटली मैप यूज करा, तुम सेट ऑफ पेयर यूज कर सकते थे, वेक्टर ऑफ पेयर यूज कर सकते थे, तुम कुछ भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो अब लेकिन तुमको फिर अगर वेक्टर यूज करोगे तो तुमको हर बार सॉर्ट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, वेक्टर यूज करोगे तो सॉर्ट हर बार लगाना पड़ेगा। तो तुमको ऐसा कुछ डाटा स्ट्रक्चर सोचना है जो तुमको सॉर्टेड, हर बार जब भी तुम उसमें इंसर्ट करो ना, तो तुमको ऑलवेज जो भी चीज डाटा स्ट्रक्चर वो पूरा सॉर्टेड रखे, चीजों को सॉर्टेड रखे उसके अंदर। तो जो ऑर्डर्ड मैप होता है तो वो अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि वो सॉर्टेड रखता है चीजों को। सेट होता है, सॉर्ट सेट भी कैसे वर्क करता है, वो भी सॉर्टेड रखता है चीजों को। ऐसे ही अपना जो प्रायोरिटी क्यू होती है वो भी सॉर्टेड रखती है चीज़ों को, मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो सबसे ऊपर रहता है, और ऐसे मिनिमम ऐसे जाते हैं ना प्रायोरिटी क्यू में भी। तो ऐसे अपन को ऐसा कुछ डाटा स्ट्रक्चर यूज करना था ताकि अपने को बार बार एन लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगे, मतलब बार बार फिर अपन एन लॉग एन लगा के वेक्टर में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएंगे जब एन में। ठीक, समझ रहे हो ना। ओके, समझ गए भैया, समझ गए। ओके,
अब मान लो कि अपने पास एक स्टार्ट और एंड इतने दे के रखे तुमने, मान लो ये इंटरवल्स आते गए कॉन्टिन्यूसली, ये कॉन्टिन्यूसली इंटरवल आते गए और उन सबके लिए तुमने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक। अब इसके बाद एक नया इंटरवल आया, अपन ने चेक करा, अपन 3,6 इसमें घुसड़ के देखेंगे कि क्या मैंने इतने असाइनमेंट्स अपन को मिले इन डेट्स के बीच में जो सबमिट करना है, कि क्या 3,6 में कहीं भी कर सकता हूँ क्या। मेरे को एक नए टीचर ने बोला कि भैया तू बता दे मेरे को कि 3,6 में तुम फ्री हो क्या, तो मैं एक असाइनमेंट दे दूँ तुमको। तो अपन चेक करेंगे, अपन क्या समझदार लोग, अपन एल्गोरिथम लगा के चेक करते हैं, अपन छोटे मोटे लोग नहीं, अपन ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपन एल्गोरिथम से कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो अब भैया अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले अपन ने सेम बोली थी जो आपने जो बात बोली थी, अपन बोलेंगे कि अपन लोअर बाउंड लगा लो, मतलब जो 3 से जो जस्ट इसका नेक्स्ट बिजी डे है, नेक्स्ट बिजी डे है, नेक्स्ट बिजी डे कौन सा है, तो 3 का जो नेक्स्ट बिजी डे है वो मैंने ढूंढा कि क्या आएगा। 3 का नेक्स्ट बिजी डे मेरे पास क्या आएगा, 3 का नेक्स्ट बिजी डे मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। देखो ना, यहाँ देखो बाइनरी सर्च जब भी तुम लगाओगे ना मैप के अंदर या फिर सेट के अंदर, तो पहली वैल्यू पे वर्क करेगी, पहली वैल्यू पे, ठीक। हमेशा अगर सेट के अंदर भी तुम लगा रहे हो तो उसके अंदर भी तुम 2 वैल्यू दे रहे होगे x, y, तो इसके अंदर भी पहली वैल्यू के ऊपर वर्क करेगा, ठीक। सेकंड वैल्यू पे देखेगा ही नहीं वो, ठीक। तो पहली वैल्यू पे तुमने इस पे लोअर बाउंड लगाया, देखो लोअर बाउंड लगाया, इसके ऊपर तुमने x के इस जगह पे तुमने लोअर बाउंड लगाया x के रिस्पेक्ट में। थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, हल्के हल्के से ग्रास्प करने की कोशिश करो। तुमने 3 को एज अ एलिमेंट लिया जिससे तुमको जस्ट बड़ा ढूंढना था इस मैप के अंदर, समझ रहे हो। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढना था इस मैप के अंदर, और तो लोअर बाउंड लगाते हो, तुमको ये बात पता है कि तुमको लोअर बाउंड लगाना है अगर कोई भी मेरे को करंट एलिमेंट से जस्ट बड़ा या फिर करंट एलिमेंट के बराबर एलिमेंट ढूंढना है। तो तुमने लोअर बाउंड लगाया, तो भैया इसमें वो क्या रिटर्न करेगा, अगर तुम इसको नॉर्मल एज अ लिस्ट या एरे देखो तो 6, तुम अभी बोला था भैया आपने जस्ट बड़ा इसके 6 है तो 6 रिटर्न करना चाहिए, हाँ, तो 6 का पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक। 6 का पॉइंटर रिटर्न करा, ओके ओके भैया। तो मैंने ये क्या चेक करा, मैंने क्या चेक करा कि जो मेरा पॉइंटर है भैया, जो मेरा पॉइंटर है, अब जो मेरा पॉइंटर है यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंटर है ना, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ भैया क्या मेरी इससे जस्ट बड़ी है। देखो 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 देखो, अब यहाँ पे मैंने एक बार ड्रॉ कर लिया इस डायग्राम। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, पूरा इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अपन ने ये दोनों इंटरवल्स बना लिए, 1 से 4 तक इंटरवल बना लिए और 6 से 8 तक बना लिए। अभी तुम्हारे हिसाब से खाली कौन सा इंटरवल है, तुम कौन से दिनों में कर सकते हो, 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक में तुमको एक असाइनमेंट मिल सकता है, अगर कोई टीचर देना चाहे तो इस इंटरवल में दे सकती है। पर तुमको बोला है कि 3 से 6 में फाइंड करना, ओके, तो तुमने 3 से 6 बना लिया सबसे पहले, ओके। अब तुमने देखा कि क्या जो एंडिंग डेट है असाइनमेंट की वो इसके फर्स्ट के पहले है क्या, मतलब जब ये वाला असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, 6 से 8 तारीख का असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो क्या जो टीचर ने बोला एंड होने की डेट, सबमिशन डेट है, क्या वो इसके पहले की या फिर इसके बराबर है। हाँ, अगर वो है तो इसका मतलब वो नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब तुम इस असाइनमेंट को 6 तारीख के पहले कर सकते हो, मतलब ये वैलिड है। 6 तारीख के पहले वाली चीज़ तुम्हारी वैलिड हो गई, ओके भैया 6 तारीख के पहले वाली चीज़ मेरी वैलिड हो रही है। मेरे को समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि क्यों वैलिड हो रही है। अगर 6 तारीख को भी सबमिट करना था तो 6 तारीख से मैं नया स्टार्ट करूँगा, लेकिन 6 तारीख को पहले मैं सबमिट कर सकता हूँ उसको, असाइनमेंट को, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज़ देखना है कि स्टार्टिंग डेट, अब तुमने एंडिंग वाली देख ली, एंडिंग वाला डन, एंडिंग वाला डन, अब स्टार्टिंग वाला देखना। अब स्टार्टिंग वाले देखने के लिए भैया क्या करूंगा, अब देखो स्टार्टिंग वाले देखने के लिए तुमको जस्ट इसका पहले वाला देखना पड़ेगा ना, इसके पहले वाला इंटरवल देखना पड़ेगा। इसके पहले वाला इंटरवल क्यों, क्योंकि उसके पहले वाले इंटरवल में तो पता चलेगा ना कि तुमको जो तुमको भी इसके पहले वाला जो असाइनमेंट मिला था 10 से 20 में, तो और तुम 21 से एक दूसरा चालू था जो 30 तक जाएगा, तो जस्ट इसके पहले तुम कब तुम सबमिट कर रहे हो, जो लास्ट असाइनमेंट था कब उसको तुम सबमिट कर रहे हो, समझने की कोशिश करो। तो एक जो 1 से 4 तक में जो तुमको असाइनमेंट मिला था, तुम उसको 4 तारीख को ही सबमिट कर सकते हो, उसके पहले तुम फ्री नहीं हो, मतलब 4 को तुम फ्री होगे, फिर अब तुम नया असाइनमेंट उठा सकते हो। तो अब तुम मानो यहाँ पे 3 आया भैया, अब भैया यहाँ पे तो 3 था, तो मैं 3 को तो असाइनमेंट कर ही नहीं सकता हूँ, हाँ, तो इस केस में अपना रिटर्न क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न होना चाहिए ना, क्योंकि जो एक्स है वो 4 के मतलब छोटा है, उसके अंदर आ रहा है, अंदर के साइड आ रहा है, और मैं 4 को तो असाइनमेंट दूंगा, 4 को मैं फ्री हूँ, मैं 4 का अगर असाइनमेंट दोगे तो मैं चालू कर सकता हूँ, 6 के पहले तक फ्री हूँ, 6 या 6 के पहले, समझ रहे हो, समझे ये बात, ओके ओके ओके। तो इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स हमेशा मैंने बोला, अगर अगर नॉन ओवरलैपिंग के लिए ये कंडीशन है, नॉन ओवरलैपिंग के लिए ये कंडीशन है, तो ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, ओवरलैपिंग के लिए होगी पीटीआर का जो फर्स्ट है वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए वाई से, ठीक। ये मैंने ईज, ताकि तुमको ईज टू अंडरस्टैंड हो इसलिए ऐसा लिख के रखा है, ठीक है। और ये चीज़ इसका रिवर्स हो जाएगी, तो तुमने काफ़ी कोड में से रिवर्स चीज़ें देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब यही है, वो इसका रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका रिवर्स इसके लिए ट्रू होगा, ओके भैया यहाँ तक समझ में आया। अब भैया मैं इस 4 एलिमेंट को कैसे प्राप्त करूँ,
अभी तो मेरा करंट पॉइंटर तो यहाँ पे दे रहा था, तो क्या मैं बाइनरी साइज वापस लगाऊं? अब मैं मेरे को जस्ट इससे छोटा मतलब इस एलिमेंट से जस्ट छोटा फाइंड करना था, तो क्या मैं अपर बाउंड लगा दूं? अपर बाउंड लगा के तो मेरे को 4 मिल जाएगा। तो नहीं, अपर बाउंड इस जगह पे थोड़ा ना लगेगा, अपर बाउंड जब भी लगाओगे तो इधर लगेगा, तो वो गलत वैल्यू दे देगा कुछ। ओहो भैया समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, तुमको तो जस्ट इसके प्रीवियस वाला चाहिए था ना इंटरवल, तो एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड, जिसके अंदर तुम प्रीवियस पास करते हो। देखो 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 देखो, करंट प्रीवियस लिखा, प्रीवियस फंक्शन है, इसमें तुमने आइटरेटर या पॉइंटर पास करा, पॉइंटर पास करा, तो तुमने ये पास करा, तो वो क्या बोलेगा कि इसको मूव कर दो यहाँ से, इसके जस्ट पहले वाले पे मूव कर दो। मतलब क्या, मतलब ये करंट इंडेक्स को हटाएगा और यहाँ से इसको यहाँ पे मूव कर देगा, ठीक, यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे मूव कर देगा, तो अब 1 से 4 को डिनोट करेगा। हाँ भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये चीजें ये है, मतलब ये होती ही है, तो तुमको इसको बस एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसी होती है। 2-3 बार तुम इसको देखोगे तो तुम 2-3 बार में इसको एक्सेप्ट कर लोगे, ओके। और दूसरी लैंग्वेज में भी होता होगा ऐसा कुछ, मेरे को आइडिया नहीं है, पर एक आइडिया देख लो, मतलब कि ऐसा कैसे करना, कैसे कर क्या रहे अपन, और मतलब ऐसा एग्जिस्ट करता होगा दूसरी लैंग्वेज जावा या पाइथन में भी ऐसा कुछ फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, बस तुमको उसको इंटरनेट पर डाल के देखना है और यूज करना है, ओके 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 ओके। तब मान लो कि तुम्हारा पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया, ओके भैया यहाँ पे पॉइंटर आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन में मैंने देखा था जो सेकंड वैल्यू है, मतलब जो पहले देखो ना सेकंड वैल्यू मतलब क्या भैया, इसमें तो तुमने आपने भैया फर्स्ट वैल्यू चेक करी, इसमें तो आपने फर्स्ट वैल्यू चेक करी थी, हाँ इसमें पॉइंटर की फर्स्ट वैल्यू पे चेक करी थी। अब यहाँ पे जब पॉइंटर आया, इसमें यहाँ पे जब पॉइंटर आया तो तुम सेकंड वैल्यू चेक करोगे। सेकंड वैल्यू क्यों, क्योंकि वो एंड ऑफ इंटरवल है ना, तुम्हारा एंड ऑफ असाइनमेंट है कि 4 तारीख को तुम्हारा एंड हो रहा है असाइनमेंट, तो क्या कोई टीचर, वो टीचर ने जो असाइनमेंट दिया मेरे को नया, क्या वो 4 तारीख जो एंड होने वाला है उसके पहले तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसके पहले तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो तुमने यहाँ पे देखा कि देखो ये वाली कंडीशन कि जो असाइनमेंट टीचर दे रही है वो जो इससे जो एंड हो रहा है उसके बाद होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, मतलब 4 या 4 के बाद होना चाहिए, 4 को हो सकता है, 5 को हो सकता है, 6 को हो सकता है, ठीक। तो ये कंडीशन आई तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, कब नहीं होगी कि जो असाइनमेंट मेरे को मिलने वाला है वो 4 के बाद हो, 4 के बाद हो, 4 या 4 के बाद हो, समझे। तो यहाँ पे ये कंडीशन लिखी कि अगर जो मेरा पीटीआर सेकंड है अगर 4 या 4 के पहले है तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक। तो तुमको यहाँ तक हद तक समझ में आ गया होगा ये चीज, ओके हद तक समझ में आ गया। तब रिवर्स इसका क्या होगा, इसका रिवर्स नॉन ओवरलैपिंग के लिए ट्रू हो जाएगा, इसका रिवर्स नॉन ओवरलैपिंग के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो इसका रिवर्स क्या होगा भैया एक बार वो भी बता दो। तो इसका रिवर्स ऐसा हो जाएगा कि जो सेकंड है वो ग्रेटर देन हो जाएगी एक्स से, ठीक। तो ये अपनी नॉन ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन बन जाएगी, ओके। तो इस सबसे क्या ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि वी जस्ट नीड टू समहाउ चेक दैट द करंट इंटरवल, न्यू इंटरवल जस्ट कम बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरवल, ओके। इसका मतलब क्या भैया कि जो तुम्हारे पास जो भी पहले से बने हुए इंटरवल थे, ये वाले बने हुए इंटरवल थे, ये वाले बने हुए इंटरवल थे, अब तुमने मान लो ये नया इंटरवल जो ऐड कर रहे हो, जो नया असाइनमेंट की डेट्स ऐड कर रहे हो, वो बस इसके बीच में आना चाहिए कहीं पे, इसके बीच में कहीं पे जो फ्री डेट्स है ना, इनके कहीं पे ऐसी डेट्स तुमको ढूंढना जो इसके बीच में आना चाहिए बस, ठीक। तो तुम उस जगह को भर दोगे, फिल कर दोगे। अगर तुम्हारे पास मान लो कि इस बकेट से इसमें पानी भरा हुआ है और मतलब जो तुम ऐसे आइस क्यूब्स मान लो, आइस क्यूब्स ऐसे आइस क्यूब्स से, तो तुमने मान लो इसमें पानी भरा है, फिर इसमें पानी भरा है, अब तुम इस सब में पानी भी एक साथ भरोगे तो ओवरफ्लो होगा, है ना। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देखो, देखो अच्छा एग्जांपल समझ में आया। एक बार मान लो कि ऐसे आइस ट्यूब जो बर्फ रखते हो ना, इसमें बर्फ जमाते हो, ठीक। अब मान लो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में तुमको क्या बोला था कि तुमको इसमें ऐसे पानी भरना है, ऐसे पानी भरना है इसके अंदर, इस पूरे इन बकेट्स में, ताकि जो पानी है वो ओवरफ्लो नहीं हो, ओवरफ्लो नहीं हो। ओवरफ्लो नहीं कब होगा, देखो तो जब तुम अगर तुम इन सब में एक साथ भरोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसका पानी ढुलने लग जाएगा, इसका पानी ढुलने लग जाएगा, लेकिन तुम इसी में भरोगे तो ओवरफ्लो नहीं होगा, इसी भी इसी में भरा जाएगा, ओके। अगर तुम अब इस पूरे में भरोगे तो वापस से ओवरलैपिंग होगी, मतलब पानी ढुलेगा ना, पानी ढुलेगा सब में से। अगर तुम सिर्फ इसी में भरोगे, इतने वाले में भरोगे तो पानी नहीं ढुलेगा, ठीक, पानी नहीं ढुलेगा इन दोनों में, ठीक। ओके भैया अब थोड़ा सा और क्लियर हुआ आप क्या बोलना चाह रहे थे, तो ठीक है। अब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आप क्या बोल रहे थे, अब और अच्छे से क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक। अपन अब जंप कर जाते हैं कोड की तरफ, ओके। तो विदाउट टाइम वेस्ट कर अपन आ गए हैं अपने कोड की तरफ, और ये रहा अपना कोड। अब देखो तो अपन ने क्या बोला था भैया, आपने सॉर्टेड ऑर्डर के लिए अपन ने ऑर्डर्ड मैप का यूज़ करा। ऑर्डर्ड मैप क्या करता है, मैप एज अ वर्क करता है, जो एलिमेंट्स रहते हैं ना की के बेसिस पे, यहाँ पे जो की के बेसिस पे एलिमेंट्स रहते हैं ना, यहाँ पे ये वाली उसको सॉर्टेड रखता है हमेशा ऑर्डर्ड मैप। ऑर्डर्ड साइड भी यही काम करता है, ठीक। ऑर्डर्ड लिस्ट भी यही काम करेगी, ओके ओके भैया। अब आपने बोला था सेम बात, आपने सबसे पहले लोअर बाउंड लगाया एक्स के ऊपर, लोअर बाउंड लगाया मैंने एक्स के ऊपर, यहाँ पे देखो लोअर बाउंड लगाया एक्स के ऊपर, और फाइंड करा उसका पॉइंटर 6 आ गया। अब 6 को मैंने चेक करा क्या वो एंड तो नहीं है, अगर वो एंड इंडेक्स पे होगा
तो तुम उसके बाद तो चेक ही नहीं कर सकते हो ना, उसके बाद वाले पे तो चेक नहीं कर सकते, उसके पहले वाले पे चेक करना है। तो तुम अगर एंड इंडेक्स पे हो तो तुम चेक कर लो, एंड इंडेक्स के मतलब एंड इंडेक्स पे नहीं हो, सॉरी, अगर एंड इंडेक्स पे नहीं हो तो तुम चेक कर लो कि क्या जो तुम्हारा y है, क्या जो तुम्हारा y है, ये देखो, क्या जो तुम्हारा y है, क्या जो तुम्हारा y है यहाँ पे ये वाली चीज, क्या वो कंडीशन को फॉलो कर रही है। देखो इसका रिवर्स, ये ओवरलैप, नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन थी, पर अपन को तो बोला ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो ओवरलैपिंग की कंडीशन इसकी उल्टी हो जाएगी। इसकी उल्टी क्या होगी भैया, आपने अभी इससे पहले ही बताई थी, पीटीआर का फर्स्ट मस्ट बी लेस देन वाई होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखो उल्टी लिखी है, यहाँ पे इसकी उल्टी लिखी हुई है। ठीक, समझ में आया। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तुम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दोगे। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया यहाँ पे आपने क्या बोला और क्यों बोला और आपने यहाँ पे क्यों ऐसा करा था। ठीक, यहाँ पे हमने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि अपन यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रही है वाली लाइन। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने बोला कि अगर जो अपना पीटीआर वो बिगिन के बराबर नहीं है, बिगिन के बराबर नहीं मतलब भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब अगर तुम यहाँ पे आए तुम इसके बराबर नहीं, क्योंकि तुमको इसके प्रीवियस चेक करना है, इसके प्रीवियस पे चेक करना है। अब इसके प्रीवियस पे अगर तुम चेक, अगर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके प्रीवियस को एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस पॉइंटर के पहले को एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तुम इसके प्रीवियस का घंटा चेक करोगे, कैसे चेक कर सकता है कोई इंसान, समझ रहे हो। इसलिए अपन ने बोला कि अगर वो बिगिन के बराबर नहीं है, बिगिन के बराबर नहीं है तो अपन सीधे इंटरवल घुसेड़ दो, खत्म करो। ठीक, अगर वो बिगिन के, अगर वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है इनके बीच, मतलब इस जगह पे कहीं पे लाई कर रहा है, तो फिर अपन उसमें कंडीशन चेक करेंगे। तो सेकंड कंडीशन भैया आपने क्या चेक करने को बोली थी कि आपने बोला था कि जो भी अब करंट 6 वाला जो पॉइंटर है उसको पीछे मूव करना है। तो 6 वाले पॉइंटर को देखो पीछे मूव करा मैंने, सेम यहाँ पे ऑटो कीवर्ड का यूज करा है, और जस्ट प्रीवियस पॉइंटर क्या होगा, प्री सम फंक्शन को यूज करो, पॉइंटर को पास करा। ओके भैया, फिर आपने बोला था कि प्रीवियस पास करने के बाद आपने बोला था कि मेरे को एक्स के साथ चेक करना कंडीशन, क्योंकि अपन प्रीवियस के इसके साथ चेक करेंगे और इसका इसके साथ चेक करेंगे, अपन को तो बीच वाली गैप में ढूंढना है ना बस, इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ कि इफ जस्ट प्रीवियस का जो सेकंड है, जस्ट प्रीवियस का, ये जस्ट प्रीवियस है, जस्ट प्रीवियस है, इसका जो सेकंड है, इसका जो सेकंड है, क्या वो इसके मतलब इससे क्या छोटा है, देखो ना यही बोल रहे ना, क्या क्या इससे छोटा है। देखो अगर इससे छोटा होगा तो ओवरलैपिंग की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, समझ रहे हो। ये देखो ना यहाँ पे ये लिख के रखा था कि पीटीआर का सेकंड अगर छोटा है तो ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है तो इसका रिवर्स भैया, इसका रिवर्स मतलब नॉन ओवरलैपिंग ट्रू हो जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। थोड़ा समझे क्या बोला मैंने। देखो अगर कुछ गलत बोल जाओ तो वापस से समझ लेना, आई थिंक मैंने शायद कंफ्यूज कर दिया होगा तुम लोगों को। देखो मैंने क्या बोला कि अगर पीटीआर का सेकंड लेसर देन है इसके, मतलब ये इसके आगे एग्जिस्ट कर रहा है या फिर बराबर है, तो क्या अपने ओवरलैपिंग हो रहे हैं, नहीं नहीं हो रहे अपने ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक, ये अपने नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक, अगर मतलब अगर 4 होता, 5 होता, 6 होता है ना, तो नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन है। पर भैया इसका रिवर्स अगर अपन देखें, इसी का रिवर्स अपन देखें, इसका रिवर्स होगा कि पीटीआर का जो सेकंड है वो ग्रेटर देन हो जाए एक्स से, ग्रेटर देन हो जाए एक्स से, तो अपना ये देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अपने ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग हो गई तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो यही वाली चीज़ यहाँ पे लिख के रखी है। ओके, और अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन नहीं चली तो फिर यहाँ पे अपन उसको इंसर्ट कर देंगे मैप के अंदर, तो मैप के अंदर इंसर्ट करने के बाद बस रिटर्न ट्रू कर देंगे। ओके, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। ड्राई रन कर लेना, थोड़ा सा मैंने ट्राई करा कंसेप्ट समझाने के लिए। तो हाँ, अब इतना ही बोलना था आज के लिए। ओके, तो ठीक है, फिर कुछ छूट तो नहीं गया है ना। पीटीआर का सेकंड अपन ने देख लिया यहाँ पे, उसके यहाँ पे तो कुछ, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी समझ लो, कॉम्प्लेक्सिटी समझ लो। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और जब तुम इसके अंदर इंसर्शन करोगे ना, तो इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है लॉग एन, ठीक है। तो तुमको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ लॉग एन प्लस लॉग एन और अल्टीमेटली लॉग एन, ठीक। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन दो चीज इंसर्ट कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या 2 into n हो जाएगा, जितनी भी अपने इंटरवल से। ओके, तो आई होप तुमको काफी हद तक आज समझ में आया होगा, मैंने ट्राई करा काफी हद तक समझाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।